गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए न्यू लेसन जो कि है वर्क एंड एनर्जी। और मैं यहाँ पे पावर का भी बात करूँगा। वर्क एनर्जी एंड पावर की बात कर लो, मैं यहाँ पे पावर का भी बात कर लूँगा। तो ये लेसन बहुत ही प्यारा है क्योंकि ये प्रीवियस लेसन जैसे आपने मोशन पढ़ा है और फोर्स के बारे में आपको पता है, तो उन्हीं पे पूरा बेस्ड है। ठीक है। कई बार होता है कि मोशन हो गया, वर्क एनर्जी, पावर हो गया, तो इस लेसन से कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको कंबाइंड भी मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारा लेसन है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से लेसन का अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वर्क की। तो हम लोग दिन भर में क्या क्या करते हैं? दिन भर में बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे कहीं भी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी लिखते हैं, कभी किसी चीज़ को खींचते हैं, तो कभी हम लोग किसी चीज़ को धकेलते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट, इनके पीछे क्या जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग होते हैं तो मतलब इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, लॉजिक जो है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो जनरली हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क होता क्या है, हम लोग अगर कोई अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो वो क्या बोलेगा कि वर्क वर्क डन जो होता है, वो जो वर्क होता है, तो वो बोलेगा कि एवरीथिंग इन जनरल, वर्क इज एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। मतलब यह है कि वर्क वो है जो कि इन्वॉल्व होता है फिजिकल मतलब शारीरिक, और मेंटल मतलब मानसिक एक्टिविटीज में। जैसे कि कोई अगर घंटों तक बैठ के पढ़ रहा है, लगेगा कि वो थोड़ा सा थक गया। अगर बहुत देर तक अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि थक गया लिखना। या फिर कोई कंप्यूटर पे बैठ के मतलब दिन भर काम करता है, ठीक है, कोई अगर दौड़ता है, भागता है, तो वो बोलेगा कि ये वर्क है। ठीक है। क्या हमने वर्क सच में किया? अगर साइंस स्टूडेंट से पूछा जाए तो साइंस स्टूडेंट बोलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, साइंस स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा जो नहीं पढ़ा इस चैप्टर को। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस, तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि द वर्क इज ओनली सेट टू बी डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। साइंस साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वर्क तभी डन होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन होगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल से समझें कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ रास्ते में, और बहुत अच्छा लड़का है, ये पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब इन्होंने घंटों प्रयास किया, कोशिश किया, घंटों कोशिश किया, पसीना से मतलब तरबतर हो गया, एकदम बैठ गया, लेकिन पत्थर ये अपने जगह से हिला तक भी नहीं। तो इस केस में हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो आप सोचो कि अच्छा, तो सर ने अभी बताया कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क होगा, तो ये पत्थर क्या अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ? नहीं डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पत्थर अपने जगह से नहीं हिला और ये पसीना पसीना भी हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया। अब यहाँ पे देखो दूसरे केस में देखो, इस लड़के ने क्या करा, यहाँ पे रखा हुआ टेबल पे जो रखा हुआ बुक था, बुक को उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि बुक जो है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, और यहाँ पे एफर्ट भी बहुत कम लगा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क भी हुआ है। ठीक है। तो मतलब देयर, तो हम लोग यहाँ पे नोट में बोल सकते हैं, हमने लिखा है ऑलरेडी, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन दैट कंडीशन देयर इज नो वर्क डन। मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क भी नहीं। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट, कोई लड़का है, अगर घंटों खड़े होकर या बैठ के सिंगिंग कर रहा है पागलों की तरह, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो वर्क किया? नहीं, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई, आप टेबल कुर्सी पे बैठ के घंटों रीडिंग करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट किया? डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क हुआ? नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हो वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो फुटबॉल के केस में, ये जो प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, और उन्होंने क्या करा, अपने पैर से किक मारा फुटबॉल को। फुटबॉल क्या हुआ? मूवमेंट कर गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फुटबॉल अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस लड़के ने क्या वर्क डन किया? हाँ किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी हुआ है।
ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं, ये लड़का सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से नीचे से चढ़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इस वाले केस में देखते हैं, अगर कुएं से अगर पानी निकालने की बात करें तो इस बाल्टी को वो पानी निकाल के खींच रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी हुआ है। ठीक है। तो आपको बेसिकली समझ में आ चुका है कि वर्क क्या होता है, जहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे वर्क होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, वर्क डन का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अकर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूँ, इसको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो, इसको क्या शॉर्ट में कर दिया हूँ। द वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क तभी डन हुआ है जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट कर दे, तो वहां पे वर्क डन होगा। ठीक है। इन्हीं डेफिनेशन को पकड़ करके इसके फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वो हमने वहाँ पे हमने वर्क डन किया। सपोज इस फुटबॉल वाले केस में देख लो, हमने इस फुटबॉल में फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हो गया, तो हमने वर्क डन किया। वही बात बोल रहा है ये डेफिनेशन में। चलो, अब इसके जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को पकड़ करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या हुआ। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। तो वो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, the work done is directly proportional to the displacement of the object in same direction of the force। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया सेम डायरेक्शन में, तो हमने वहाँ पे वर्क डन किया। और यहाँ पे हम लोग बोल भी सकते हैं कि फोर्स जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग वही लिखा है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क डन का हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट की बात कर लें। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ये है जो है हमने अभी लिख रखा है, एसआई यूनिट लिख रखा है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट सबको पता है कि न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है। न्यूटन मीटर को अगर हम लोग एक वर्ड में अगर बोल सकें, अगर एक वर्ड में लिखें, तो हम लोग उसको बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। जूल को हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। जूल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में है वर्क डन क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में हम अगर फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने के बाद अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्क किया, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग अगर एक वर्ड में बोले तो हम लोग जूल बोलते हैं। जूल को हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बात करते हैं। अगर वन जूल की बात करें, अगर कोई पूछे कि वन जूल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वन जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए 1 मीटर का, तो हमने 1 जूल का वर्क किया। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस हो जाए, वो ऑब्जेक्ट अपने जगह से 1 मीटर की दूरी पे डिस्प्लेस हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे हमने 1 जूल का वर्क किया। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है। इट इज़ डिफाइंड as 1 Newton of the force that causes the displacement of 1 meter on the body in the direction of the force। वही चीज़ लिख रखा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए
कौन से डायरेक्शन में, जब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो हम लोग बोलेंगे कि हमने वर्क डन का 1 जूल का हमने वर्क डन किया। आपसे मैं जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे हमारे ये कमेंट कर सकते हो, वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये आप लोग कमेंट करो ये इस क्वेश्चन का आंसर को। ठीक है, अपना दिमाग लगाना, कहीं भी कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग सीजीएस यूनिट की बात कर लें। सीजीएस यूनिट कई बार पूछता है कि वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट तो आपको पता चल गया कि न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को अगर वन वर्ड में बोले तो उसे हम लोग जूल बोलते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा कि फोर्स, जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सबको पता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है, लेंथ। लेंथ को सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर से मापा जाता है, तो सबको पता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को अगर हम लोग वन वर्ड में बोला जाए तो हम लोग इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करना पड़ जाएगा कि 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग। जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। तो उसी तरह 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होगा, तो उसको देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन का। अगर हमने वर्क करा किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो हमने वहाँ पे 1 जूल का वर्क किया। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन, और यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 मतलब 1, देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁵2। तो वही जो हमने लिखा है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये होता है, देखो ये कैसे हुआ, ये कैसे सबको पता ही होगा। देखो x⁻m इंटू x⁻n, तो क्या होता है x⁻mn, ये होता है ना। तो वही देखो x⁻m x⁻n दोनों का जो बेस है वो सेम है और पावर अलग अलग है। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब ऐड हो जाए, m+1 है तो सॉरी m+n होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 5 + 2 7 होगा, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इन टर्म को, डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप हमें व्हाट्सअप या फिर यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग आगे देखेंगे कि वर्क डन कैसे निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे जीरो हो जाता है। जैसे आपके फादर्स होते हैं, सुबह काम पर निकलते हैं और घर आ जाते हैं, तो उस केस में वर्क डन होगा या फिर नहीं। अगर आप किसी कोली को जैसे ट्रेन से उतरे, आपको बहुत सारा लगेज है, आपने कोली को दिया और कोली आपको जो टैक्सी स्टेशन है वहाँ तक छोड़ा, तो उस केस में क्या वर्क डन हुआ या फिर नहीं। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बाय, अपना ख्याल रखना।